हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द माइंड क्लब। इसका मतलब कौन सोचता है, कौन महसूस करता है और क्यों यह मायने रखता है। इनका लेखक का नाम है डैनियल एम वेगनर। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द माइंड क्लब में हम अपने दिमाग के स्वभाव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। यह किताब हमें बताती है कि दिमाग होने का असल में क्या मतलब होता है और किस किस के पास असल में दिमाग होता है। यह बुक किसके लिए है? वे जो दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो फिलोसफी या साइकोलॉजी पढ़ने का शौक़ रखते हैं, वे जो जानना चाहते हैं कि कुछ लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दिमाग के स्वभाव को जानने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है। हम इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करते हैं, इसे लेकर हमारी दिलचस्पी उतनी बढ़ जाती है। कई साइकोलॉजिस्ट ने इसके स्वभाव को समझने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं और हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा निकल कर सामने आता है जो हर किसी को चौंका देता है। यह किताब भी कुछ इस तरह की बातों को बारे में बताती है। द माइंड क्लब में हम देखेंगे कि इस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। हम जानेंगे कि हम किस तरह से बहुत चीज़ें मान लेते हैं और उन्हें मानने से हमारे स्वभाव में किस तरह से बहुत बदलाव आ जाते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे माइंड क्लब के मेंबरों की क्या खास बात होती है, सैनिकों को बेरहम बनने के लिए किन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बातों में अंतर कर पाना क्यों मुश्किल होता है। अध्याय नंबर 2, माइंड क्लब में वो लोग आते हैं जो सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगर हम आपसे सवाल करें कि एक रोबोट और एक इंसान में क्या अंतर है, तो शायद आप कहेंगे कि रोबोट सोच नहीं सकता और इंसान सोच सकता है। लेकिन आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट भी सोच समझकर फैसले ले सकता है। तो फिर एक रोबोट और इंसान में क्या अंतर है? अब शायद आप कहेंगे कि एक इंसान महसूस कर सकता है लेकिन एक रोबोट नहीं कर सकता। इस बात से एक बात साबित हो गई, अगर किसी के पास दिमाग है तो वो दो काम कर सकता है, सोचना और महसूस करना। हम सभी के अंदर महसूस करके सोच समझकर काम करने की काबिलियत है। हम इस समय के हालात को देखते हुए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। माइंड क्लब में लोगों को दो भागों में बांटा गया है। पहले वो जो अपनी भावनाओं को काबू करके हमेशा सही फैसले लेते हैं और दूसरा वो जो बस अपनी भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एथलीट जो हर दिन प्रैक्टिस करता है ताकि वो खुद को बेहतर बना सके, एथलीट भावनाओं के हिसाब से काम नहीं करते। दूसरी तरफ एक बच्चा जो कि सोच समझ नहीं सकता, अगर उसे आलस आ रहा है तो वो सो जाएगा। वो यह नहीं सोचेगा कि उसके आलस करने का नतीजा क्या होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि समय के साथ या हालात के हिसाब से यह दोनों लोग अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं। अगर कल को एथलीट की एक हड्डी टूट जाए तो वह फैसला लेकर उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा और कल वह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो आलस करने के नतीजों को समझकर उसे छोड़ देगा। इस तरह से ये दोनों लोग अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं। अध्याय नंबर 3, हम एक व्यक्ति को उसके कैटेगरी और उसके काम के हिसाब से देखते हैं। सोच समझकर काम करने वाले लोग जब कोई गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर उनके कामों का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस कैटेगरी के लोगों की गलती के लिए माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा का नियम बनाया गया है। लेकिन अगर यही काम बिना सोच समझ के करने वाले लोग करें तो उन्हें दूसरी नज़र से देखा जाता है। किसी भी काम में दो लोगों का होना ज़रूरी है, एक वो व्यक्ति जो काम कर रहा है और एक वो व्यक्ति जिस पर उस काम का असर हो रहा है। इन दोनों लोगों को डायडिक पेयर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को खुशी या दर्द महसूस होता है
तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति को खोजते हैं जिसने वो खुशी या दर्द उसे दिया है। इस तरह से ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब दो कैटेगरी के लोग एक ही काम कर रहे हैं तो हम उनके काम को एक नज़र से नहीं देखते। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एथलीट एक बच्चे को मुक्के मारकर प्रैक्टिस करे तो हम उसे पागल कहेंगे, उसे तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चा एथलीट को मुक्के मारकर प्रैक्टिस करे तो हम उस बच्चे को जेल में बंद नहीं करेंगे। इस हालात में हम यह देखते हैं कि सोच समझकर काम करने वाला क्या जानबूझकर सामने वाले को दर्द दे रहा है या अनजाने में, या अगर वो जानबूझकर उसे दर्द देने की कोशिश कर रहा है तो क्या उससे सामने वाले को वाकई तकलीफ़ हो रही है या नहीं। ऊपर के एग्जाम्पल में जब एथलीट बच्चे को मार रहा था तो हमने कहा कि उसे जेल में बंद कर दो, क्योंकि वो जानबूझकर उसे तकलीफ़ दे रहा है और उससे बच्चे को तकलीफ़ हो भी रही है। लेकिन बच्चा अगर एथलीट को जानबूझकर भी मार रहा होगा तो भी उसे एथलीट को तकलीफ़ नहीं हो रही है और हम उसे अलग नज़र से देखते हैं। अध्याय नंबर 4, हम लोगों पर बेरहमी तब करते हैं जब यह सोचते हैं कि वो सोच समझ नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। एक सिपाही जब युद्ध में मर जाता है तो उसके मरने के दुख में पूरी मिलिट्री अफसोस मनाती है और उसके कुछ खास दोस्त उसके लिए रोते भी हैं। लेकिन वही सिपाही जब किसी दुश्मन का सामना कर रहे होते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि वे जिसे मार रहे हैं उनके भी परिवार वाले होंगे। वह उन्हें मारकर अपने घर लौट आते हैं और चैन से सोते हैं। एक ही व्यक्ति दो अलग हालातों में इस तरह से अलग अलग बर्ताव कर सकता है। अगर उसके दिमाग में यह बात डाल दी जाए कि वह जिसे मार रहा है वो या तो सोच नहीं सकता या फिर महसूस नहीं कर सकता, ऐसा करने से वो उसे आसानी से मार पाता है और उसे इसका अफसोस भी नहीं होता। इसे कहते हैं डिह्यूमनाइज करना। डिह्यूमनाइज दो तरह से किया जाता है। एक तो हम लोगों के दिमाग में यह बात डाल देते हैं कि सामने वाला सोच समझ नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए, पहले के वक्त में लोग दलितों को गिरी नज़र से देखते थे। वे उन्हें इंसान नहीं समझते थे और इसलिए उन्हें अपने कुएं में से पानी नहीं पीने देते थे। वे ऐसा इसलिए कर सकते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे मूर्ख हैं और सोच समझ नहीं सकते। वे उन्हें जानवर समझते थे। दूसरा तरीका होता है दिमाग में यह बात डाल देना कि सामने वालों को कुछ महसूस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, फिल्मों में अगर हीरो विलन को बम से उड़ा दे या फिर उसे आग में जला दे तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम अपने दिमाग में यह बात बैठा चुके होते हैं कि विलन कुछ महसूस नहीं करता और वो अपना फ़ायदा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमने शुरू में ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोच समझकर काम कर सकता है या फिर महसूस कर सकता है तो हम कहते हैं कि वो माइंड क्लब का हिस्सा है। डिह्यूमनाइज तब होता है जब हम इन दोनों में से कोई एक और चीज़ निकाल दें। ऐसे में हम उसे माइंड क्लब का हिस्सा नहीं समझते और ना ही उस पर बेरहमी करके हमें कोई दुखी होता है। अध्याय नंबर 5, कोई घटना किसी की वजह से हुई या अपने आप, यह बताना मुश्किल है। ब्रायन थॉमस नाम के एक व्यक्ति ने रात को सोते वक्त देखा कि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी पर हमला कर रहा है। वह उस व्यक्ति का गला दबाने लगा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बगल में बेजान पड़ी है। असल में उसने सपना देखा कि उसकी पत्नी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और वह उसे मारने लगा। उसे नींद में काम करने की बीमारी थी और उसने नींद में ही अपनी पत्नी को मार दिया। कोर्ट ने जब साइकोलॉजिस्ट से कहा कि वे उसके दिमाग की जांच करे तो यह बात सामने आई कि उसे 5 साल की उम्र से ही नींद में काम करने की बीमारी थी और उसे छोड़ दिया गया। इस तरह से हम यह नहीं बता सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सोच समझकर कर रहे हैं या फिर अनजाने में, लेकिन अक्सर इन हालातों में यह मान लेना अच्छा होता है कि हमने वो काम से सोच समझकर किया या फिर उस काम को किसी और व्यक्ति ने जानबूझकर किया। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जंगल में हैं और आपको झाड़ियों में कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दे रही है
तो आप यह नहीं बता सकते कि वो हवा की वजह से हो रहा है या फिर कोई भूखा जानवर आप पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी आपके लिए यह मानकर भागना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो काम एक जानवर कर रहा है। ऐसे में अगर वो वाकई एक जानवर है तो आप जिंदा बच जाएंगे, और अगर वो हवा है तो आपको वैसे भी कोई ख़तरा नहीं है। हम अपनी इस मानसिकता का इस्तेमाल बहुत समय से करते आए हैं और शायद इसी की वजह से हम आज जिंदा हैं। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा कर रहे हैं तो यह आपके अंदर कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर शहर में कोई बीमारी फैल रही है तो यह सोचना गलत होगा कि इसके पीछे किसी आतंकवादी का हाथ होगा। उसी ने वायरस फैलाकर लोगों को मारने की कोशिश की होगी। लेकिन जैसा हमने कहा, हम नहीं बता सकते कि हम अपने आप हुआ या किसी ने जानबूझकर इसे किया। यह एक भ्रम भी हो सकता है। अध्याय नंबर 6, हम यह नहीं बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास दिमाग है या नहीं। 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन ने ट्यूरिंग टेस्ट किया। इस टेस्ट में एक कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो इंसानों के कुछ खास सवालों का जवाब दे सके। इसके बाद कुछ लोगों को उस मशीन के सामने बैठाकर कहा गया कि वे कंप्यूटर से बात करें। यह बताए कि उनसे कंप्यूटर बात कर रहा है या कोई व्यक्ति नेटवर्क के जरिए उनसे बात कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि वे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कुछ ने कहा कि वे कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने कहा कि वे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से वे एक ऐसी चीज़ से बात कर रहे थे जिसके पास दिमाग था। इस हिसाब से कंप्यूटर के पास दिमाग है। इस टेस्ट का नतीजा यह निकला कि अगर हम यह मान लें कि सामने वाले के पास दिमाग है तो हमारे हिसाब से वह बात सच होगी, और अगर हम यह मान लें कि उसके पास दिमाग नहीं है तो भी वह बात हमारे लिए सच होगी। सब कुछ हमारे सोचने पर निर्भर करता है। इस हिसाब से यह बता पाना भी मुश्किल है कि गूगल के पास दिमाग है या नहीं। हम जो भी कहें वह सब कुछ समझता है और उसके हिसाब से हमें जवाब भी देता है। लेकिन फिर भी हम यह मान लें कि वह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है और उसके पास दिमाग नहीं है तो वो बात सच होगी। और अगर हम मान लें कि नहीं, वो तो बात भी सच होगी। इस तरह के दिमाग वाले लोग जिनके बारे में यह कह पाना मुश्किल है कि उसके पास दिमाग है या नहीं, तो क्रिप्टो माइंड कहा जाता है और इन्हें माइंड क्लब का हिस्सा माना जाएगा अगर हम उन्हें मानना चाहे तो क्योंकि हम कभी नहीं बता सकते हैं कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक इंसान है या इंसान की शक्ल में एक रोबोट। दूसरी तरफ एक चूहा जो सब कुछ महसूस कर सकता है, हम उसके बारे में भी यह नहीं बता सकते हैं कि उसके पास दिमाग है या नहीं। ऐसे हालत में हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि हमारे पास दिमाग है या नहीं। आप खुद के बारे में यह पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आपके पास दिमाग है और आप माइंड क्लब के मेंबर हैं। बाकी किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर माइंड क्लब में वो लोग आते हैं जो महसूस कर सकते हैं और सोच समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक काम नहीं कर पा रहा है तो उसे माइंड क्लब का हिस्सा नहीं माना जाता है। हम यह नहीं बता सकते हैं कि किसी काम के होने के पीछे कुछ खास वजह थी या वो अपने आप हुई। उस तरह हम यह भी नहीं बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास दिमाग है या नहीं। यह सारी बातें हमारे मानने पर निर्भर करती हैं।